प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 की क्लास में पुनः उपस्थित हुए हैं। हम लोग अध्याय 3 में आव्यूह का अध्ययन कर रहे थे। इस आव्यूह नामक चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने आव्यूहों के गुणनफल को देखा था तथा उस गुणनफल के आधार पे हम लोगों ने व्युत्क्रम आव्यूह निकालना सीखा था। किसी भी आव्यूह में यदि एक ऐसे आव्यूह का गुणा करें कि गुणनफल हमारा i के बराबर हो जाए, या b में हम a का गुणा करें और वह i के बराबर मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि a और b एक दूसरे के इन्वर्स कहे जाते हैं और उस समय हम इस b को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे हम a पर -1 के द्वारा दिखाते हैं। कल हमने इस पर चर्चा किया था और इसके बाद हमने ये कहा था कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा हम a इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था। एक चीज ये बताइए कि जब हम लोग युगपत समीकरण की बात करते हैं ax + by = c, इसको a1 b1 लिख लें, a2x + b2y = c, यह दो समीकरण है। दो रैखिक समीकरण x और y दो चरों में दिया हुआ है। यदि इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करने का प्रयास करें, हाई स्कूल में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। हल करना एक होता है वज्र गुणन विधि, जिसके द्वारा हम x अपान समथिंग, y अपान समथिंग और फिर 1 अपान समथिंग करके इसका मान निकालते थे। यदि याद होगा तो हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। पहले हम इसकी चर्चा कर लें कि जब हम इस युगपत समीकरण को आव्यूह फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें इस रूप में इसे लिखना होगा। एक यह रूप है, एक यह दूसरा मैट्रिक्स है और बराबर के द्वारा यह एक तीसरा मैट्रिक्स है। देखो, x y दो चरों में यह दो युगपत समीकरण है। यदि पहला इसमें देखें, जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, जो गुणांक दिया है a1 और a2, वह x के दिए हुए हैं। यदि हम यहाँ पर x का गुणांक लिखेंगे तो पहला हमें a1 लिखना होगा, दूसरा हमें a2 लिखना होगा। यदि यहाँ पर हम y का गुणांक लिखेंगे तो y का गुणांक हमारा b1 है और b2 है। हम यहाँ पर b1 लिखें, यहाँ पर हम b2 लिख दें। हमारे दो चर हैं x और y। हम चरों को इस रूप में लिख रहे हैं x y, और इधर लेफ्ट साइड में तो हमने पूरा कर दिया, राइट साइड में हमारा देखो एक यह c1 है और एक यह c2 है, तो हमने उसी तरह से इसको लिख लिया c1 और c2। मतलब क्या हुआ कि जो युगपत समीकरण हमारा दिया हुआ है, इस युगपत समीकरण को हमने आव्यूह फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये युगपत समीकरण किस रूप में बदल गया? आव्यूह रूप में बदल चुका है। यहाँ देखें, यह जो हमारा आव्यूह है वह 2x2 का आव्यूह है। यह आव्यूह हमारा 2x1 का आव्यूह है और यह आव्यूह भी हमारा 2x1 का आव्यूह है। अब एक चीज देखिए, यदि इसे हम कोई आव्यूह है तब इसे कोई नाम दे देते हैं। हमने मान लिया कि इस आव्यूह को हम कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जो दूसरा आव्यूह है, चूंकि यह चरों का आव्यूह है, तो इसको यदि हम एक नया नाम दे दें, इसको हम कैपिटल X द्वारा प्रदर्शित करें, और यह जो तीसरा आव्यूह है इसे हम यदि कैपिटल B कहें, तो इस रूप को, इस आव्यूह को हम ax = b द्वारा प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, यह एक समीकरण की तरह दिख रहा है जिसमें लेफ्ट साइड ax है और राइट साइड में हमारा
बी है। यदि हम x का मान यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा A इनवर्स इंटू बी। बताइए, यहाँ इसको हम उधर लेके गए हैं तो a पर -1 हो गया। a पर -1 अर्थात a जो हमारा अवयव यह a है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। व्युत्क्रम a का इनवर्स मतलब a का व्युत्क्रम। अब a का व्युत्क्रम कब निकलता है? जब हमारा a एक वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव हो गया, वर्ग अवयव a, तो इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और इस व्युत्क्रम में यदि हम इस अवयव b का गुणा करेंगे तो देख लो होगा क्या? इसका जो क्रम था, a का जो क्रम था वह 2 क्रॉस 2 का है, तो यह a इनवर्स का भी जो क्रम होगा वह 2 क्रॉस 2 का होगा। b का मतलब यह इस अवयव का क्रम है 2 क्रॉस 1, तो जो नया गुणनफल के बाद अवयव प्राप्त होगा उसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 1, और इस x का भी क्रम क्या है? 2 क्रॉस x है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि यदि यह x का क्रम 2 क्रॉस 1 है, जो नया हमारा अवयव मिला उसका भी क्रम 2 क्रॉस 1 का है, और यह दोनों अवयव बराबर हैं, तो हम यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं जो कि इसके पहले और दूसरे अवयव के बराबर होंगे। यह तरीका होता है जिसके द्वारा हम अवयवों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेन काम है हमारा A इनवर्स निकालना। A इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका हमने बताया कल, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा A इनवर्स निकालना। तो एक तो हो गई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। A इनवर्स एक ये तरीका होता है। दूसरा और तीसरा तरीका हम लोग पढ़ेंगे जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है सारणिक, या जिसे कहा जाता है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके और हम लोगों को पढ़ना है अगले वाले चैप्टर में, ताकि हम A इनवर्स निकाल सकें, और A इनवर्स जब निकाल देंगे तो उसमें B का गुणा करके हम इस चरों x और y का मान निकाला जा सकता है। ठीक है जी। देखो, अब हम इसको शुरू करते हैं जहाँ इसको हम छोड़े थे। जब हम भुजगुण लेते हैं, ठीक है, यह समीकरण जो हमारा ax बराबर b के रूप में हमने लिखा था, जहाँ a हमने लिया था a1 a2 b1 b2। ठीक है, चूंकि a हमारा वर्ग अवयव है जिसका कोटि हमारा 2 क्रॉस 2 का है, इस वर्ग अवयव को, ठीक है, यह एक वर्ग अवयव है जिसका कोटि 2 क्रॉस 2 है। हम इसकी बात कर रहे थे कि यदि युगपत समीकरण दिया है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, और यदि हम इसे वज्रगुणन विधि द्वारा हल करते हैं तो इसका मान x अपान आता है b1c2 माइनस b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, y अपान आता है c1a2 माइनस a2c1, तथा जो अचर पद है वह आता है a1b2 माइनस a2b1। हम इसकी बात कर लें, यह एक टर्म है b1c2। यदि हम इस b1c2 माइनस b2c1 को देखें, यह लिखने में थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, लंबा जगह घेर रहा है। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका खोजें, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख रहे हैं, और उस लिखने के तरीकों को हमने क्या किया, जो अवयव हमारा था वह स्क्वायर के बीच में हम लिखे थे, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा था। लेकिन यदि वो 2 खड़ी लाइनों के बीच में हम इसको अरेंज करने का प्रयास करें, यहाँ हमने लिखा b1, यहाँ हमने लिखा b2, यहाँ हमने लिखा c1, यहाँ हमने लिखा c2।
जब हमने अवयव पढ़ाया था तो वहाँ हमने कहा था कि जो वर्ग है, वर्ग में 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन डायगोनल होता है, जिसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल इसको कहा जाता है। तो इसको हम यदि आपस में गुणा करें, जो कि मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव हैं, यदि उनको हम आपस में गुणा कर लें तो हमें मिलता है B1 C2, और माइनस के साथ जो बचा हुआ एक और विकर्ण, उसके अवयवों को यदि हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा B2 C1। क्या आया? यही चीज़ ना आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को इस रूप में लिख सकते हैं, और यह जो रूप कहलाता है उसे गणित की भाषा में हम कहते हैं कि यह हमारा सारणिक रूप है। सारणिक है, या इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहा जाता है। हम इसकी बात कर रहे थे। यदि A कोई वर्ग अवयव है, A1 A2 B1 B2, यह हमारा कोई वर्ग अवयव है। यदि इस वर्ग अवयव को हम इस रूप में लिख रहे हैं, जहां बड़े ब्रैकेट की जगह पे हम 2 खड़ी लाइन का प्रयोग कर दें, और एंट्रीज को हम ऐसे ही रखें, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, तो क्या मिलेगा? जो हमारा अवयव A है, यह A अवयव है, इसको 2 खड़ी लाइनों के बीच में लिखा जाता है, तो इसे कहा जाता है अवयव A का यह सारणिक मान है। अवयव A का सारणिक मान अर्थात सारणिक के अंदर अवयव के अवयवों को हम लिख देते हैं, अर्थात हमने सारणिक के अंदर माने 2 खड़ी लाइनों के अंदर A1 A2 B1 B2 हमने लिखा, और इसका जो वैल्यू होगी वह एक अदिश राशि होती है, अर्थात जो सारणिक मान होता है वह एक अदिश राशि के बराबर होता है। और हमने इसकी वैल्यू निकालना बताया था, यहाँ देखो हमने वैल्यू निकालना बताया था ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं उन अवयवों को, अर्थात A1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया B2 के साथ, एक माइनस चिन्ह रखेंगे, और जो दूसरे विकर्ण के अवयव हैं इनको आपस में हम गुणा करके क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो हमें मिलेगा A2B1। ठीक है, यह अवयव जो वर्ग अवयव है उसका हम सारणिक मान निकालें, और उसका यदि सारणिक मान इतना आ जाता है, ठीक है, हमने क्या कहा कि यह जो वैल्यू है यह एक अदिश राशि है, मतलब एक संख्या है। तो यदि यह संख्या है तो इसका मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, हम सारणिक तो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, मैं उसमें सारणिक को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि कोई A एक वर्ग अवयव दिया हुआ है, इस वर्ग अवयव का जब हम सारणिक मान लेते हैं, और सारणिक मान यदि 0 के बराबर आ जाता है, एक तो ये होगा इस सारणिक मान का मान 0 के बराबर होगा, और दूसरा ये होगा कि सारणिक मान जो है A का वह 0 के बराबर नहीं होगा। यदि बराबर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि A का जो व्युत्क्रम अवयव है, व्युत्क्रम अवयव वह अस्तित्व में नहीं है, अर्थात अस्तित्व विहीन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि किसी भी अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उस वर्ग अवयव का या उस अवयव का हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाते हैं। किसी भी
आव्यूह के सारणिक का मान यदि 0 के बराबर नहीं होता है तब a का इन्वर्स अस्तित्व में अर्थात हमको प्राप्त होता है। कल हमने बताया था, जब हम कल क्लास ले रहे थे तो वहाँ हमने एक चीज़ बताई थी, दोनों को याद होगा कि a यदि वर्ग आव्यूह है तो हम a इन्वर्स निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक a के लिए a इन्वर्स निकल ही पाए। तो वह कंडीशन कौन सा है, जबकि यदि a का a इन्वर्स निकल जाता है तो हम कहते हैं कि a हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। अर्थात यदि a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होगा। किसी आव्यूह का सारणिक मान यदि 0 के बराबर नहीं है तो उसे कहा जाता है, जो हमारा आव्यूह है वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात उसका हम a इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यह एग्जाम्पल है, a बराबर दिया हुआ है 10 -5 -2 और 1। कह रहा है कि बताना है कि a हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, हमने अभी क्या कहा है कि यदि a का हम सारणिक मान निकालते हैं, यदि यह सारणिक मान 0 के बराबर नहीं आता है, नॉन जीरो है, तो यह व्युत्क्रमणीय होगा। यदि 0 हो जाएगा तो वह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। a का हम सारणिक मान निकाल रहे हैं, अर्थात क्या करेंगे, इस आव्यूह का जो सिंबल है, जो हमें दिखाता है कि यह आव्यूह है, अर्थात यह बड़ा ब्रैकेट का जो चिन्ह है, उसकी जगह पे हम क्या कर दिए, 2 खड़ी लाइनों को लिख दिए। और ये एंट्रीज वही हम लिखेंगे, एक यहाँ 10 है, -2 है, -5 है और यहाँ 1 है। अब यह एक अदिश राशि हो गई। अदिश राशि का मतलब इसका हम विस्तार कर सकते हैं। और इसका विस्तार कैसे किया जाएगा, अभी हमने इसके पहले बताया था कि मुख्य डायगोनल के अवयवों का हम पहले गुणा कर लेते हैं। 10 का 1 में गुणा करेंगे, क्या होगा, 10 माइनस के साथ जो और अदर हमारा डायगोनल है दूसरा, उसके अवयवों का हम आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों का गुणनफल प्लस हो जाएगा। किसके बराबर, 10 के बराबर। तो यह हो जाएगा 10 - 10 बराबर 0। अर्थात इस सारणिक का, इस आव्यूह का जो सारणिक मान है वो 0 के बराबर है। तो क्या a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है, यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना। यदि सारणिक मान 0 के बराबर हो गया तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, यदि सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको चेक करने के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ। जब हम लोग प्रारंभिक पंक्ति समक्रिया पढ़ रहे थे, प्रारंभिक पंक्ति जब हम संक्रिया हम लोग पढ़े थे तो उसमें हमने 3 नियमों को बताया था, और यह 3 नियम थे। एक है RI, हम कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि ith हमारा जो रो है उसको जेथ के साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने लिखा था K × RI, जहाँ K का मान 0 के बराबर नहीं है। इसको चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसको अलग से व्याख्या करने की हमको ज़रूरत नहीं है, तुम लोग इसको जानते हो। यदि इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो हमें बताना है कि अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा कि नहीं होगा, तो हम इस पर प्रारंभिक जो पंक्ति संक्रिया है इस पर हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, कैसे हम करते हैं, a बराबर I × a लिखते हैं। सबसे पहला इस a की जगह पर यह वैल्यू हम रखेंगे, यह है
10 -2 -5 और 1। यहाँ i की जगह पे चूंकि हमारा a 2x2 क्रम का है तो i भी हम 2x2 क्रम का ही लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा a। इसको हम किस में बदलते हैं? इसको हम i में बदल देते हैं। यदि हम इसको i में बदलेंगे तो वह किस रूप में दिखेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि दिखे आसानी से। यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ है कितना इस समय 10 है, तो हम 10 का इसमें भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया कि R1, ये चूंकि R1 है तो हम R1 में क्या करेंगे 1/10 R1 कर देंगे। क्या करेंगे 1/10 R1 करेंगे, और वहाँ जो काम करेंगे इसके साथ भी वही काम करना पड़ेगा। चूँकि हम R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 हमारा वैसे के वैसे है तो हम R2 पहले लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ देखो जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ जी -1/5। सही है, सही है ना। अब इसको इधर देख लो, यहाँ R2 हम नहीं चेंज किए हैं, R1 में हम क्या किए हैं 10 से भाग दिए हैं, तो यहाँ 10 से भाग देंगे तो 1/10 होगा, और यहाँ क्या होगा 0 होगा। अब दूसरा क्या काम करेंगे बताओ, दूसरा क्या काम करेंगे? 1 यहाँ लाना था, हमने 1 यहाँ ला दिया। इसके नीचे 0 लाना है, हम इसको 0 लाएंगे। यह 0 कैसे आएगा? पहले रो में हम 5 का गुणा करके और दूसरे रो में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, क्योंकि चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो जब जोड़ेंगे तब जा करके यह 0 होगा ना। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, R1 से कि R2 से? R2 से। जहाँ हमें परिवर्तन करना रहता है हम शुरुआत वहीं से करते हैं। क्योंकि हमें R2 में परिवर्तन करना है, यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो हम R2 में क्या करेंगे +5 R1 करेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा कर यहीं हल कर लेते हैं। ये देखो, यदि एक लाइन और है उसके बाद मैं समझा दूंगा तुम लोगों को। यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने इस R2 में हम बदलाव कर रहे हैं तो R1 हमारा वैसे ही रह जाएगा 1 - 1/5, इधर है 1/10 और 0। हम R2 में माने इसमें पहले हम R1 में 5 का गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। देखो 5 का गुणा करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। अब 5 जब इसमें जुड़ेगा -5 में तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 5 का हम गुणा करेंगे, 1/5 है माइनस में, 5 का गुणा करेंगे तो ये -1 होगा। -1 का जब 1 में हम योग करेंगे तो यह फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया ना, 0 आ गया जी। अच्छा इधर भी कर लो, इस साइड 5 का गुणा करेंगे तो यह 1/2 हो गया, 1/2 जब इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर फिर 1/2 हो गया, और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो यही होगा, इसमें जुड़ेगा तो यही होगा। यहाँ देख लो किसी भी पंक्ति में चाहे R1 हो चाहे R2 हो, यदि दोनों अवयव शून्य हो जाते हैं, जब हम किसी अवयव पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया अप्लाई करें और अप्लाई करने के दौरान कहीं किसी पंक्ति में सभी अवयव शून्य हो जाएं तो हम कहते हैं कि A का इन्वर्स अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व विहीन है, अर्थात A का हम इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। जब दोनों अवयव यदि 2x2 का अवयव है तो दोनों अवयव चाहे R2 पंक्ति दूसरी पंक्ति में हो या पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि यह जो A जो दिया हुआ है जिसका हम A इन्वर्स निकालना चाहते हैं वह A इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि A एक व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग ले लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 109 पे। यह कह रहा है कि यदि
x -5 यह अवयव है -1, और इसके साथ दूसरा अवयव है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 तथा यह एक तीसरा नहीं, इसी में इनटू में ही है एक तीसरा अवयव है x 4 और 1। यह यदि 0 के बराबर हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अवयवों का गुणनफल दिया हुआ है, 3 अवयव दिए हुए हैं, इन तीनों अवयवों को आपस में गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, तो हमें x का मान निकालना है। यह एक समीकरण है। समीकरण कहने का मतलब है, जब हम समीकरण कहते हैं तो हल करते समय हमें इस दोनों पक्षों को लेकर के चलना पड़ता है। इसका क्रम बताओ कितना हुआ? इसका क्रम 1 क्रॉस 3 है, इसका क्रम 3 क्रॉस 3 है, इसका क्रम 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, तो हम चाहें, चूँकि यह हमारा गुणन है, अदिश गुणन अवयव गुणन है, और हमने बताया है कि अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है, पता है ना जी। तो हम चाहें जिसका आपस में हम गुणा कर लें, इसका एक साथ कर सकते हैं, जो आएगा उसमें हम इसका गुणा कर लें, इसका एक साथ कर सकते हैं, जो आएगा उसका इसमें गुणा कर लें, या इसका और इसका एक साथ हम गुणा कर लें, जो आएगा उसका इसमें हम गुणा कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारा सबसे आसान कौन सा है, तुम लोग बताओ, सबसे आसान गुणनफल कौन सा है? सबसे आसान गुणनफल देखो ये है। क्यों? क्योंकि एक का क्रम है 3 क्रॉस 1, दूसरे का क्रम है 3 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 3 है। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो गुणनफल के बाद जो अवयव मिलेगा उसका क्रम क्या होगा? 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या हुआ? केवल एक अवयव होगा ना। तो हम इन दोनों को एक साथ गुणा कर लेते हैं, इसको हम बाद में गुणा कर लेंगे। इन दोनों का हमने गुणा किया है, बताओ जी। x -5 और -1 इंटू x 4 और 1, और इसके बाद इसको हम लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यह बराबर है 0 के। अब देखिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, गुणनफल के बाद केवल 1 क्रॉस 1 अवयव मिलेगा, माने केवल एक ही अवयव मिलेगा, वह एक अवयव हम यहाँ लिख लेंगे। 3 अवयव हम इस पंक्ति को लेंगे और इस स्तंभ को लेंगे। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, मिलेगा x², इसका इसमें गुणा करेंगे, मिलेगा -20, और इसका इसमें गुणा करेंगे, मिलेगा -1, हुआ ना। अर्थात x² -21, हम सीधा x² -21 लिख देते हैं। ठीक है, इसका क्रम बताओ, इसको हम यहाँ उतार दें, इसका क्रम बताओ जी वह। ठीक है, इसका गुणा, ये तो गुणा संभव नहीं है जी। हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर उसके बारे में बाद में कर लेंगे कि क्यों वो अंतर आ रहा था। यह 1 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है। तो 1 क्रॉस 3 में जब 3 क्रॉस 3 का गुणा होगा तो हमारा जो नया अवयव मिलेगा वह 1 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, अब गुणा हम करते हैं। गुणनफल कैसे किया जाता है? एक पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ में गुणा करके संगत अवयवों को जोड़ देंगे आपस में। इसका इसमें गुणा होगा x मिलेगा, इसका इसमें गुणा होगा 0 मिलेगा, इसका तीसरे में गुणा होगा -2 मिलेगा। एक ये हो गया ना। इसी पंक्ति का यदि हम दूसरे स्तंभ के अवयवों के साथ संगत गुणा करेंगे तो x का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, -5 का 2 में गुणा करेंगे -10 होगा, और -1 का तीसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति के अवयवों का तीसरे स्तंभ के साथ हम गुणा करेंगे, x का 2 में गुणा होगा तो 2x होगा ना, -5 का 1 में गुणा होगा तो -5, और -1 का 3 में गुणा हुआ तो -3, तो -5 और -3 -8, यह हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ x4 1 दिया है, यह बराबर 0 के। इसका क्रम है 1 क्रॉस 3, इसका क्रम है 3 क्रॉस 1, तो जब गुणा होगा तो उसका क्रम कौन सा मिलेगा? 1 क्रॉस 1, अर्थात एक अवयव यहाँ पर मिलेगा। एक अवयव देख लो,
इसका x में गुणा होगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जगह, यह हो जाएगा x में जब गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 10 का 4 में गुणा होगा तो माइनस 40, और इसका जब 1 में गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, यह इसका क्रम क्या हुआ है, तो जीरो का भी हम क्रम कौन सा लेंगे, 1 क्रॉस 1, अर्थात इसको हम इस रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब यह अवयव का अवयव इस अवयव के अवयव के बराबर होगा, अर्थात x स्क्वायर, यह माइनस में 2x और प्लस में 2x खत्म हो जाएगा, माइनस 40 और 8 48, यह बराबर हो गया 0 के, तो x स्क्वायर का मान हो जाएगा 48, या x का मान हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 4 करणी में 3 होगा, हो जाएगा ना, यह तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा अवयव पर आखिरी क्लास है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में सारणिक शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।